नमस्कार, मैं हूं निशा बांथ। लीगली स्पीकिंग के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत। यूं तो दुनिया भर में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे स्पेनिश, इंग्लिश और फ्रेंच, और अकेले भारत में ही 23 से भी ज्यादा आधिकारिक भाषाएं हैं। पर क्या कभी आपने कानूनी भाषा के बारे में सुना है? जी हां, यह भी एक भाषा है और इस भाषा का प्रयोग अभिवक्ताओं द्वारा किया जाता है और अधिकांश लोगों के लिए इस भाषा को समझना मुश्किल समझा जाता है। कानूनी भाषा इतनी जटिल है क्योंकि उसमें इतने सारे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति लैटिन और फ्रेंच से हुई है। कानूनी कार्यवाही और दस्तावेज इतनी जटिल भाषा में बनाए जाना क्या जरूरी है? क्या भारत की कानूनी भाषा को आसान बनाने का यह मुद्दा महत्वपूर्ण है? आज भारतीय न्यायालयों में प्रयोग होने वाली कानूनी भाषा को लेकर हम विशेष चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट संजय के चड्डा जी। इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है चड्डा जी। थैंक यू वेरी मच निशा। संजय जी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित मॉडर्न लीगल ड्राफ्टिंग नाम की किताब, जिसमें लीगल इंग्लिश को रहस्यमयी बोला गया है, बोथ इन फॉर्म एंड expression. It is larded with Latin, Norman, French and Latin words, heavily dependent on the past and ashamedly mysterious. इस किताब में अगर आप देखेंगे तो लेखक ने हाल ही में जो बात करी है वो यूनाइटेड किंगडम में इस्तेमाल की गई कानूनी भाषा के बारे में की गई है। पर अगर हम बात करते हैं लेगलीज की, तो भारत भी लेगलीज के प्रयोग में पीछे नहीं है। तो कैसे देखते हैं आप इसे? निशा, ये जो टॉपिक आज आपने लिया है, पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इतना शानदार विषय जो कि जन जन से संबंधित है, हर आम आदमी से संबंधित है, उसको आपने लिया। आप खुद एक वकील हैं और जानती हैं कि किस तरह की भाषा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। जो आपने बताया कि कैम्ब्रिज में एक स्टडी को प्रकाशित किया है, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने पूछा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग, जहां पे आंग्ल भाषा का प्रयोग हो रहा है, वो लोग इस चीज से थोड़े से परेशान हैं। उन्होंने इस चीज को हम लोगों के समक्ष लाने की कोशिश की है। मैं भारत की एक पृष्ठभूमि बताऊं। भारत में एक तो ये हो गया लीगल जार्गन्स फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, मैक्सिम्स एक्सेट्रा। अब मैं आता हूं, इसके अलावा एक और एडिशनल बात है, वो ये है कि भारत की अपनी एक लीगल वोकेबुलरी भी है। देखिए, इंतकाल, जमाबंदी, वकालतनामा, मुख्तियारनामा, सीरीज ऑफ देम, वेदर वी यूज दीज टर्मिनोलॉजीज इन जर्नल, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे पहली बात। और ये मुद्दा मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रश्न है जो हमेशा पूछा जाना चाहिए, क्यों हम इस बोझ को अभी भी ढोते चले आ रहे हैं। जी बिल्कुल। संजय जी, अगर हम बात करें जो भारत की मुख्य रूप से इनकी कानूनी प्रणाली है जो, और कानूनी व्यवस्था है जो हमें ब्रिटेन से विरासत में मिली है। जी, कॉमन लॉ। जी, कॉमन लॉ। और ब्रिटेन ने इसे रोमन साम्राज्य से इनहेरिट किया है। जो इनकी लेगलीज हैं वो रोमन साम्राज्य से इनहेरिट हुई हैं। सही। एक बात यहाँ ध्यान रखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ब्रिटिशर्स ने भी ये महसूस किया कि इतनी जटिलता कानूनी भाषा में अनावश्यक है, और 1999 में लॉर्ड वुल्फ रिफॉर्म्स जो है वो पेश किए गए कानूनी भाषा को आसान बनाने के लिए, जिसे वो कॉमन मैन के लिए और भी आसान हो सके उसे समझना। उसे सिंप्लीफाई किया गया जिससे उसकी एक्सेसिबिलिटी कॉमन मैन के लिए बढ़ जाए। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे प्लेंटिफ को चेंज करके क्लेमेंट कर दिया गया। जी, साधारण भाषा का शब्द है क्लेमेंट। एक आदमी क्लेम कर रहा है, वो क्लेमेंट है। जी। डिस्कवरी को चेंज करके डिस्क्लोजर कर दिया गया और ओरिजिनेटेड फॉर्म को क्लेम फॉर्म कर दिया गया। जी। तो ये सब एक कदम थे, मूल जो कदम उठाए गए थे कानून की प्रणाली, कानून की भाषा को आसान करने के लिए, एक कॉमन मैन के लिए। तो क्या आपको लगता है भारत इसमें पीछे रह रहा है? 100% पीछे रह रहा है। जी। मैं बड़ी स्पष्टता से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा निशा कि ये एक ऐसी चीज है जो हमें अपने
सिस्टम में अडॉप्ट करनी चाहिए। कारण इसका ये है, देखिए कई लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि ये एक्सेप्ट हो, साधारण भाषा का प्रयोग आरंभ हो जाए, ऐसा कई लोग नहीं चाहेंगे। अब डॉक्टर जो पर्ची और रसीद लिख के देता है, क्या आप पढ़ सकती हैं कि कौन सी दवा लिखी? वो डॉक्टर या तो पढ़ सकता है या फिर केमिस्ट पढ़ सकता है। वो एक संदेह के घेरे में बना के रखा है। आपको इस जो प्रायोजन क्या है इसके पीछे, क्या कारण है जिससे कि जो मासेस हैं वो समझे पता नहीं कितना जटिल काम हो रहा है, कितना कठिन काम हो रहा है, और कोई तो कर ही नहीं सकता, ये सिर्फ ये वकील, ये जो दस्तावेज राइटर्स हैं यही लिख सकते हैं, और तो कोई लिख ही नहीं सकता साहब, हमें तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। तो क्या ये वाकई ही काम जटिल और कठिन है? बिल्कुल जटिल नहीं है जी। हमने सब जगह पे चेंजेस किए हैं जी। हर जगह पे आप देखिए ना, कौन सा ऐसा, आप कई सारे ऐसे स्टेप उठाए जब हम अपनी अब आपको देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, अर्थात हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वहां पे भाषा जो माध्यम है वो इंग्लिश रहेगा। उसके कई कारण हैं और उसका कई लोग विरोधाभास भी करते हैं, हम उस पे नहीं जा रहे। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है। आप अगर हरियाणा में, दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में हैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं। आप अगर आप केरला में हैं तो आप मलयालम में लिख सकते हैं, ऐसा अलाउड है जी। तो जब ये कदम उठ सकता है तो क्यों नहीं ये कदम भी उठे कि साधारण भाषा में एक आप, अगर आपको कोई अर्जी लिखनी है, कोई दरखास्त लिखनी है, तो क्यों नहीं सेवा में जैसे हम सीखते हैं उस तरीके से लिख दे। एक नॉर्मल प्लेन जो भाषा है, जो हमारी बोलचाल की भाषा है, बिल्कुल उसका प्रयोग होना चाहिए। और मैं इसीलिए कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा ना कि आप एक लॉयर हैं और आपने इस चीज को जिया है। कैसे जो आपके हमारे क्लाइंट्स हैं वो हमसे इस विषय पे थोड़े से बेचारे परेशान हो गए, सर मुझे चीजें काफी समझ नहीं आई, मैं दस्तखत कर रहा हूं आपके लिए, तो समथिंग ऑफ दैट। ट्रस्ट लेवल वाली बात आ जाती है। लेकिन इस ट्रस्ट लेवल की आवश्यकता क्या है? आप साधारण भाषा का इस्तेमाल करिए जो सबको समझ आए, और मुझे लगता है कि इसका तो सब वेलकम करेंगे। जी सजय जी, अदालती कार्यवाही के जटिल होने में एक जो कानूनी भाषा के अलावा जो लीगल अग्रीमेंट्स होते हैं, जो कानूनी समझौते होते हैं, वो भी बहुत ही जटिल भाषा में लिखे होते हैं, जिसका एक आम आदमी के लिए समझ पाना, पढ़ पाना बेहद मुश्किल होता है। बिल्कुल सही आपने कहा जी। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, एक ऑस्ट्रेलिया का 1992 का बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जी, जिसमें ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप का ये केस है 1992 का, जिसमें विटनेस बॉक्स में जब ये बैंक गारंटी का केस है, रिलेटेड केस जी, बैंक गारंटी से रिलेटेड केस है, जब बैंक गारंटी के डॉक्यूमेंट्स पे चैलेंज करने के लिए बैंक मैनेजर को विटनेस बॉक्स में बुलाया गया, तो उसने ये पहचानने से मना कर दिया, पढ़ने से मना कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट मेरी समझ से बाहर है, और अपनी हेल्पलेसनेस जो है उसने वो जाहिर करी उसमें। जी देखिए ना, ये एक अपने आप में उदाहरण है जी, कितना अच्छा उदाहरण है कि जो बैंक मैनेजर है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो भी जो दस्तावेज है उसकी जटिलता से धराशाही हो गया, गिर गया। उसने कहा मैं नहीं देख सकता था, मैं नहीं पहचान रहा, क्या आपने कहा है ये गलत है, मैंने तो साइन कर दिए थे पूरे कागज पे। तो ये बात स्पष्ट है। इसलिए ये आज की, ये मुझे ऐसा लगता है ये आज की आवश्यकता है। क्यों नहीं हम साधारण और कॉम्प्लेक्स जीवन से मतलब साधारण जीवन जिए और कॉम्प्लेक्सिटीज को हटा दें। ये इतना सिंपल है। जी जी, आपके मुताबिक भी ये कॉम्प्लेक्स है? बिल्कुल, जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं वो कॉम्प्लेक्स है। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, एक लॉयर होने की हैसियत से जब अब मैं डॉक्यूमेंट पढ़ता हूँ, 26 साल हो गए मुझे इस प्रोफेशन में, जी बिल्कुल, मुझे इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। जब मैं इसको जो एक साधारण आदमी का चश्मा पहन के देखता हूँ तो निश्चित तौर पे थोड़ा जटिल है, कठिन है, कॉम्प्लेक्स है। जी। अगर मैं इसकी कठिनाई के बारे में आपको बताऊं तो मैं आज आपको एक एग्जांपल दूंगी। प्लीज। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि एक कॉमेडियन है, ब्रिटिश कॉमेडियन जो है, अच्छा, माइकल मैकलिंटियर, उन्होंने अपने कॉमेडी में भी ये बात बोली हुई है कि अगर कोई भी दस्तावेज होते हैं, कानूनी दस्तावेज, जो उनको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज करने के बाद में या फिर मोबाइल परचेज करने के बाद में जो सामने आते हैं, वो उसे पढ़ने में इतनी तकलीफ महसूस करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं इनएडवर्टेंटली कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे ना साइन कर दे जिसमें कंप्यूटर जायंट एप्पल
आके उनके घर का पोजेशन ना ले ले क्योंकि उन्होंने कुछ इनएडवर्टेंटली पेपर साइन कर दिए। बहुत खूब और काफी रोचक बात है जी बिल्कुल। मैं निशा एक बात बताऊं, मेरे जहन में एक बात चल रही है कि जब ये पोजीशन, जब ये जिसे कहते हैं ना जटिलता यूरोप में है, हम लोग अभी बहुत पीछे हैं और हमारी जो दुख, हमारा जो है, हमारे आम जनता का जो दुख है वो डबल है। क्यों? एक तो हम आंग्ल भाषा के जो को अडॉप्ट किया हुआ है हमने, एक तो वो कठिनाई हो गई और इसके अलावा जो हमारे पुराने सैकड़ों साल से जामबंदी। अब देखिए ना, अगर लैंड का मेजरमेंट करना है उसके लिए कोई कहता है बिस्वा, कोई कहता है एकड़, कोई कहता है जी वो रीजनल लैंग्वेजेस के हिसाब से वो। देखिए क्यों नहीं हम एक अडॉप्ट कर लेते। जी मैं एक बात कह रहा हूं, इससे कॉम्प्लेक्स होता है ना कई चीजों में का, तो कहने का भाव, देखिए सिस्टम तो चल रहा है, क्यों जटिलता से हम चला रहे हैं, यही एक प्रश्न है आज जी। इसको स्मूथ क्यों नहीं बना लेते जी, एक कॉमन मैन के लिए और आसानी से हम उसे चला सकते हैं, उसे और आसान बना सकते हैं उसकी समझ के लिए। जी बिल्कुल ठीक बात। संजय जी, जैसे कि हमारे माननीय न्यायालयों में जो हम केसेस फाइल करते हैं, वो हम हलफनामों द्वारा केसेस जो हैं वो फाइल होते हैं, जो हमारे एफिडेविट्स हैं। हलफनामे पर हस्ताक्षर करने का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर कर रहा है वो पूरी तरह से अवेयर है कि उस डॉक्यूमेंट में, उस याचिका में क्या लिखा है। ठीक बात है। तो क्या एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर आपको ये लगता है कि जितने भी हलफनामे साइन होते हैं और जो व्यक्ति उन्हें साइन कर रहे होते हैं उन्हें उन बात की समझ होती है? देखिए कि इसके कंटेंट क्या है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये भी हमको उसी बात पे लेके जाता है कि क्यों नहीं साधारण शब्दों का प्रयोग होता। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं, ये कोई रिकॉर्डेड नहीं है, कहीं पे ये अवलोकन किया नहीं गया है, कोई रिसर्च नहीं हुई है, मैं ये कहूंगा कि 40 से 50% ऐसे लोग हैं जो हलफनामों में, एफिडेविट में दस्तखत कर देते हैं, हलफनामों में फंस जाते हैं। आपके कितने क्लाइंट्स हैं जिन्हें पूरा कंटेंट समझ में आता है लीगल डॉक्यूमेंट का? देखिए मैं अपने क्लाइंट्स के विषय में नहीं बता पाऊंगा इस तरीके से, मैंने कभी इस चीज पर बात नहीं की। जनरल मैं वही बताने वाला था आपको कि मुझे ऐसा लगता है कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी ज्यादा हैं, 50%, 40 से 50% लोग हैं जो डॉक्यूमेंट साइन करते हैं उन्हें मालूम नहीं होता कि क्या साइन कर रहे हैं जी। इसीलिए एक शब्द दिया गया है कि अब एफिडेविट में अगर आप, कोई लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं है, इंग्लिश में एफिडेविट बनाए, उनके लिए ये लिखना लाजमी है, ये कंपलसरी किया गया है कि उनको बताया कि मेरे को ये समझा दिया गया है जी, ये पढ़ दिया गया और मुझे समझाया गया है, उसके बाद मैंने साइन किया है। लेकिन कई बार मैं आपको बताता हूं समय की कमी की वजह से, या फिर जो क्लाइंट जो साइन कर रहा है उसके भी, उसको रोचक ही नहीं लगता, वो कहता ठीक है सर जो आपने किया वो अच्छा ही करेंगे आप। पर वो अगर पढ़ पाए, खुद से समझ पाए, कितना अच्छा तो होगा। क्या ये आसान नहीं होगा? आसान के अलावा कितना अच्छा होगा जी। मैं अपनी चाह से दस्तखत कर रहा हूं जी, और मैं अपनी बेसिकली मुझे मालूम नहीं है तब साइन कर रहा हूं, फर्क है ना दोनों में जी। तो अच्छी बात हो और बड़ी स्पष्टता आएगी, क्लियरिटी आएगी, डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे निशा जी। बिल्कुल, डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे। तो ये बहुत एक अहम पहलू है जिसे आप आज लेके आई हैं, बहुत अच्छी बात है जी। संजय जी, एक आम आदमी का शायद अपने अधिवक्ताओं से ये जो कंप्लेंट है ये भी कम हो जाएगी अगर वो डॉक्यूमेंट्स अपने आप पढ़ सकेगा, समझ सकेगा कि मुझे ये समझाया नहीं गया है, मुझे ये बताया नहीं गया है, हमें लॉ की नॉलेज नहीं है। तो क्या ये प्रॉब्लम्स आपको लगता है भाषा के आसान कर देने से क्या ये प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएंगी? बहुत सही बात आपने कही, क्यों नहीं होंगी? जब अगर मुझे कोई दस्तावेज है वो मुझे पूरा समझ आ गया फिर मैंने दस्तखत किए हैं जी, इसमें मैं बेटर प्लेस्ड हूं या मैं इसमें बेटर प्लेस्ड हूं कि डॉटेड लाइन पे मैंने साइन कर दिया। देखिए कई बार क्या होता है कोर्ट में जब हम जिरा कर रहे होते हैं या जिसे कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, तो ये समस्या हमने सैकड़ों बार देखी है जी। बिल्कुल, जहां पे जो विटनेस है उसे मालूम ही नहीं होता, हम उसको बताते हैं कि तुमने पैरा नंबर 16 में ये कहा है कि ये ऐसी बात है जी, वो कहता मुझे नहीं मालूम है। तो ये जो ऑपोजिट साइड है उसके फेवर में हो जाती है। स्टेटमेंट होती है वो क्लाइंट की खुद की ही होती है, बिल्कुल उसी की होती है, वकील की नहीं होती जी। बिल्कुल। और एक बड़ा लाजमी क्वेश्चन मुझे याद आया, पर भाषा की वजह से
वो समझ आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, इसी में बता रहा था मैं एक एग्जाम्पल जो थोड़ा सा रोचक है, आज के मुद्दे से संबंधित भी है। वो ये कि जब ऐसा हमने कई बार देखा कि क्लाइंट से ये भी पूछा जाता, बहुत रेगुलर, ये ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है जो वकील क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछते हैं, क्या आपको मालूम है ये जो एफिडेविट आपने साइन किया ये आपने कहाँ किया था, किस जगह जाके किया था, क्या आपने ये एफिडेविट जो जहां पे अटेस्ट हुआ है ओथ कमिश्नर के पास वहां आप गए थे? बिकॉज क्योंकि 80% ऐसा होता ही नहीं है। दस्तखत वो ऑफिस लॉयर के ऑफिस में करता है, ओथ कमिश्नर के यहाँ जाता नहीं। ये बड़ी चीजें सामान्य है, प्रैक्टिस में यही है, लेकिन इनमें सुधार की आवश्यकता है। इट इज अ सीरियस बिजनेस, आई एम टेलिंग यू। यस इट इज। सीरियस बिजनेस को क्यों कॉम्प्लेक्स बना के रखा हुआ है, इतनी स्पष्ट हम लोग बात कर रहे हैं आज। संजय जी, हमारी माननीय सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें ये प्रेयर की गई है कि जो हमारे सरकारी आदेश हैं, कानूनी आदेश हैं और जो हमारी अधिसूचनाएं हैं, नोटिफिकेशंस जो हैं, उनको सादी इंग्लिश में लिखा जाए। तो क्या ये लिखना और ये अधिसूचनाओं का हिंदी में आना या इंग्लिश में आना, सर्वोच्च अदालत से है तो वो इंग्लिश में ही आएगी। बिल्कुल ठीक बात है जी। तो आपको लगता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की इसके बारे में क्या सोच होगी? देखिए, ये सबसे बड़ी बात कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन किया, एक जी संज्ञान लिया इस बात का। जी बिल्कुल, एंटरटेन किया, पहली चीज। दूसरी चीज, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इस मुद्दे के संबंध में नोटिस किया। ये अपने आप में दर्शाता है कि ये जटिलता, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है कि ये जटिलता है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक लेटेस्ट केस में इस चीज का संज्ञान लिया है और अपने ही व्यूज देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा भी है कि अगर लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट होगी, इतनी जटिलता किसी आदेश में दिखाई जाएगी तो इसे वापस उच्च न्यायालय में भेजना पड़ेगा ताकि इसे रीराइट किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी आपको लगता है यही टेक है, उनका भी यही मानना है? साधारण कोई भी व्यक्ति हो, जब मैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस कर रहा हूं, आप भी एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आपने देखा है कि ये जटिलता है। जब मैं और आप इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, जी बिल्कुल, ये और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, जैसे मैंने बताया, नोटिस कर देना अपने आप में सामान्यता ऐसा नहीं होता है। अगर कोई चीज फ्रिवलेस है, अगर कोई चीज गलत है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें नोटिस नहीं करेगी। जी बिल्कुल, ये चीज एक्सेप्टेड है और ये एक, जिसे कहते हैं ना, ए नोन फैक्ट है, एवरीबडी नोज अबाउट इट कि ये कॉम्प्लेक्सिटी हमारे देश में है। क्यों नहीं इस कॉम्प्लेक्सिटी को हटा देते? एक एग्जांपल जरूर देना जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब पिछले कई वर्षों में हमने देखा कई कॉम्प्लेक्स और ऐसे, बल्कि इस बार के बजट में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने 1000 से ज्यादा पुराने जिसे कहते हैं पुराने लॉज को हटा दिया है, जो डिफंक्ट हो चुके हैं उनको हटा दीजिए। कॉम्प्लेक्सिटी शुड गो। दिस इज व्हाट इज द न्यू एरा इन विच कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो वो कमियां हमको दिखती रहेंगी। क्यों इस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हम लोग जी रहे हैं? क्यों नहीं इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम हटा देते? और यही मुझे लगता है आज की मांग होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। संजय जी, हमारे संविधान में अनुच्छेद 348(1) में जी हमें ये प्रावधान मिला है कि जो भी प्रैक्टिसेस, जो भी प्रोसीडिंग्स हमारे सर्वोच्च न्यायालय में या फिर हमारे उच्च न्यायालय में होंगी वो अंग्रेजी भाषा में होंगी। जी हाँ, जब तक कि सांसद कानून द्वारा अन्यथा ना प्रदान कर दे। जी। और वही 348(2) में हमें ये प्रावधान मिला है कि जो स्टेट सरकार है वो स्टेट कोर्ट्स में हिंदी लैंग्वेज या फिर कोई भी जो रीजनल लैंग्वेज है वो उसको परमिट कर सकती है। तो यही अनुच्छेद के अनुसार हरियाणा सरकार ने हिंदी को हरियाणा के जो कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसमें अनिवार्य कर दिया। जी। पर जो इंडस्ट्री है हरियाणा की, उसने उसी ऑर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट में। तो आपको क्या लगता है ये रीजनल लैंग्वेज का जो है इसे क्यों इतना अपोज किया जाता है? देखिए, दो बातें यहाँ पे हैं इसकी। पहली बात कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश
दोनों भाषाएं तमाम राज्यों में, जितने भी हमारे राज्य हैं, जैसे आपने बताया था कार्यक्रम की शुरुआत में कि हमारे शेड्यूल में ये दिया हुआ 23 भाषाएं हैं, वो 23 भाषाएं उन 23 अलग अलग जो जोन्स हैं, जैसे केरला की मलयालम, मलयाली है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। 23 से भी अधिक भाषाएं हैं जी। 23 भाषाएं तो स्पष्ट रूप से एग्रीड हैं 7th शेड्यूल में, और मैं जो 8th शेड्यूल में रहा, और जैसे पंजाब है वहां पे पंजाबी है सिमिलरली। तो पहली बात तो ये इंग्लिश के साथ साथ ये दोनों भाषाएं चलेंगी। हरियाणा का आपने उदाहरण दिया, हरियाणा में हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्लीडिंग्स हो सकती हैं, और इसको चैलेंज करना मेरे ख्याल से सही नहीं है। देखिए हिंदी में होगा। इंडस्ट्री का क्या मकसद हो सकता है? इंडस्ट्री का मकसद भाषा को चैलेंज करने का, कानूनी भाषा को चैलेंज करने का। मैं बताता हूं क्या मकसद है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो आम नागरिक हैं, जो ऐसे नागरिक जिन्हें आंग्ल भाषा में इतना मजबूती नहीं है, इंग्लिश जानते नहीं है, उनके लिए वो कॉम्प्लेक्सिटी बरकरार रहे। वो दबे हुए हैं, वो दबे हुए ही रहे। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, आज की ये जरूरत है। अब हम आज जो है एक स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। जी बिल्कुल। हर व्यक्ति के अपने इंसानी हकूक हैं, इंसानी जिसे कहते हैं ना ह्यूमन राइट्स हैं, उन अधिकारों का हनन मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। तो ये भी एक अधिकार है, मुझे ऐसा लगता है जी। और उस अधिकार है, पर अगर इंडस्ट्री जी अगर इंडस्ट्री कोई हमारी फॉरेन इंडस्ट्री है जो विदेशों से यहाँ पर व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, क्या ये उनका जेन्युइन कारण हो सकता है कि उन्हें भाषा के ना समझ आने पर तकलीफ होती है, मुकदमे में तकलीफ होती है? मोस्ट सर्टेनली, इसीलिए मैंने कहा इंग्लिश भाषा का भी उसको निकाला नहीं गया है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे कोरिया का कोई आए बिजनेसमैन और कहे कि मैं कोरियन भाषा में अपने दस्तावेज तैयार करूंगा, ये संभव नहीं है। ट्रांसलेटर यूज करिए, अपने डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए, आप अपने किसी और, इसीलिए आप अपने लॉयर से उसको क्रॉस चेक कराइए और वो बताएंगे। ये हर देश में है। अब मैं अगर किसी बिजनेस को करने के लिए चाइना में जाता हूं तो मुझे चाइनीज एग्रीमेंट करना होगा साइन। जी बिल्कुल। मेरा एग्रीमेंट वहां का जो मेरा लॉयर है वहां पे वो चेक करके मुझे बताएगा, ट्रांसलेट करके मुझे बताएगा। जी, भारतीय नागरिक की जो सहूलियत है वो आपको लगता है पहले मद्देनजर रखनी चाहिए? इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जी बिल्कुल, भारत है, ये भारत है, हमारा देश है, मेरा देश है और मेरी भाषा चलेगी। जी जी जी। संजय जी, जो राज्य कानूनी भाषा को अपनाना चाहता है, जो लोकल भाषा को अपनाना चाहता है जो राज्य, तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें किस तरीके के चेंजेस किए जा सकते हैं इसे अपनाने के लिए, भाषा को सरल बनाने के लिए, कंसिडरिंग द वास्ट एक्सपेंस? ओके, एक दो बातें। पहली बात तो ये बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो रीजनल लैंग्वेज है वो अलाउड है, सबसे बड़ी बात जी। दूसरी बात, अब उसकी सरलीकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ चीजें, वेरियस जो ऑर्डर्स हो सकते हैं, जो राज्य सरकारें दे सकती हैं, जैसे कि जो विक्रय पत्र है, मुख्तारनामा है, अब इनकी जगह हम लोग एक बिक्री पत्र कहेंगे, जिससे कि साधारण आदमी को समझ आए। तो इस तरह के आदेश तरह तरह से पारित होते रहे हैं, जैसे प्लेंटिफ को क्लेमेंट कर दिया गया। यस, जैसे आपने बताया कार्यक्रम की शुरुआत में इंग्लैंड में जी। तो उसी तरीके से हम वेरियस गवर्नमेंट ऑर्डर्स के जरिए इस जटिलता को समाप्त करके साधारण शब्दों का प्रयोग करने के लिए अपने जो सरकारी तंत्र है उसको आदेश दें। फिर अगर सरकार उसको एक्सेप्ट कर लेगी तो बाकी जो लोग हैं वो तो उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जी, तो संजय जी, इसमें चेंजेस लाने की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं, इसको बदलने की जरूरत है, बदलाव लाने की जरूरत है, जटिलता को हटाने की जरूरत है। मैं आपके इस चैनल में इस कार्यक्रम को आप कर रही हैं, मैं 100% आपके साथ हूं, और ये जटिलता है, इसको हमें रिमूव करना होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्यों करेंगे, कुछ लोग विरोध कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए अगर हम बात करें, जैसा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है जी, आम आदमी की अगर सहूलियत को देखें तो इस जटिलता को समाप्त करना होगा। थैंक यू संजय जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश, कानूनी भाषा यानी लेगलीज के बारे में हमारे खास मेहमान अधिवक्ता हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट संजय के चड्ढा जी के साथ। जहां देश में बात होती है भारत को
सही मायने में भारत बनाने की, जहां यूपी सरकार के संस्कृत भाषा में अपनी प्रेस रिलीज की, देश के नेताओं द्वारा कॉटन और खादी की पुनः प्रस्तुति की, तो वहां हम कानून को क्यों पीछे छोड़ देते हैं? भारत की ही कानूनी भाषा भारतीयों की आसान समझ के लिए तैयार करने पर क्यों विचार नहीं किया जाता? भारत बढ़ेगा, पर क्या भारत की कानूनी भाषा अभी भी रोम और फ्रांस में ही फंसी रहेगी? आपकी राय या कोई भी प्रश्न आप हमें ईमेल कीजिए। जिम्मेदार बने, सजग रहें। इस सप्ताह के लिए मैं निशा बंद लेती हूं आपसे विदा। फिर मिलेंगे आज ही के दिन इसी समय इसी चैनल पर एक नए मेहमान और एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।